तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने ग्रुपिंग ऑफ द सेल मतलब सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स देखा था और कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट भी वहां पे सीरीज और पैरेलल में देखा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स की। अब ये मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या होता है पहले उसको समझते हैं, फिर उधर कंडीशंस देखेंगे, फिर जो लास्ट क्लास पढ़े थे और आज जो पढ़े हैं या पढ़ेंगे उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी 4-5 करेंगे। ठीक है, तो आते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स। क्या होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग? मान लो आपके पास ये एक सेल की लड़ी है, ठीक है, यहां पे सारे सेल्स क्या है? आइडेंटिकल है, n सेल्स है, ठीक है, ऐसे ये सीरीज में है ना, ये सीरीज में है, हमने कल देखा था। तो मान लो ये n सेल्स है और ये सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं और वैसे ही ऐसे कितने रोज बनेंगे? मान लो m रोज बनेंगे, मतलब ऐसे m रोज को हमने जोड़ा, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर इधर, इधर और इधर, और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जुड़ा हुआ है। अब देखो एक लाइन में n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में है और वैसे ही सीरीज m ठो सीरीज पैरेलल में है, मतलब ये एक दूसरा, फिर ऐसे करते करते m रोज बने। समझ में आया ये कॉम्बिनेशन कैसा हुआ है? इसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। ठीक है, मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या है कि पहले n सेल्स सीरीज में है, वैसे ही m रोज को बना के हम उसे पैरेलल में जोड़ दिए। इस टाइप ऑफ ग्रुपिंग को हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। समझ में आया या नहीं आया? अब इसमें देखते हैं कि टोटल ईएमएफ कितना होगा। अच्छा पहले देखते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने कनेक्टेड है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे? यहां पे n सेल्स हैं और n सेल्स के कितने रोज हैं? m रोज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे? n इंटू m हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? इसमें भी n, इसमें भी n, इसमें भी n, तो m रोज है वैसे, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे? n इंटू m। ठीक है, अब इसका सबका ईएमएफ मान लो E है, सबका ईएमएफ E है, सारे सेल्स आइडेंटिकल है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी स्मॉल r है। तो इस वाले का ईएमएफ कितना होगा? एक सीरीज के लिए ईएमएफ कितना होगा? ईएमएफ फॉर n सेल्स इन सीरीज कितना हो जाएगा? फॉर्मूला कल हम पढ़े थे, n इंटू ई होगा, n इंटू ई, और या इसका n ही है तो और सबका भी n ही होगा m रोज का, और एज बिकॉज सारे पैरेलल हैं तो नेट या नेट या फिर बोल सकते हो इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ दिस मिक्स्ड ग्रुपिंग कितना हो जाएगा? एज m रोज आर इन पैरेलल E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना? n इंटू ई होगा या नहीं होगा? उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस पे आते हैं, तो n सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर n सेल्स इन सीरीज के लिए कितना हो जाएगा? n इंटू आर होगा, सबका अगर r है तो n टाइम्स उसको ऐड कर दो, n इंटू आर, और इसका भी nr होगा, इसका nr होगा, इसका भी nr होगा, इसका भी nr होगा, तो सारे का और सारा किसमें? पैरेलल में है, तो
इक्विवेलेंट, या बोल सकते हो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/nr प्लस 1/nr प्लस डॉट 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 m टाइम्स, ये होगा या नहीं होगा? तो 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, m/nr, ये होगा। तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू nr/m, होगा या नहीं होगा? तो ये तो हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया नेट ईएमएफ। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो R प्लस nr/m, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? तो नेट करंट इन द सर्किट, नेट करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा, नेट करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, होगा या नहीं होगा? तो दैट विल बी इक्वल टू नेट ईएमएफ कितना हो गया, नेट ईएमएफ हो गया NE डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस nr/m, इसको सॉल्व करेंगे तो NE बाय mr प्लस nr डिवाइडेड बाय m, दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा, m इंटू n इंटू e डिवाइडेड बाय mr प्लस nr, यह आपका नेट करंट हो जाएगा, है ना? तो करंट इस वाले सर्किट में, करंट इस वाले सर्किट में मैक्सिमम कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। तो देयरफॉर करंट इन द सर्किट, in the circuit will be maximum if mr plus small nr is minimum, होगा या नहीं होगा? इतना तक समझ में आया या नहीं आया? आंचल समझ में आया? तो नेट करंट हमें इतना मिल गया। अब कितना होने पे मुझे मैक्सिमम करंट होगा वो निकालेंगे, लेकिन पहले इसको नोट डाउन कर लो। ये डायग्राम बना चुके हो? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मुझे करंट मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, ये जो डिनोमिनेटर मिला है, डिनोमिनेटर क्या है, एम आर, स्मॉल एम इंटू कैपिटल आर प्लस एन आर हमारा मिनिमम होना चाहिए ताकि मुझे करंट मैक्सिमम मिल जाए। चलो डिनोमिनेटर में हमें क्या गिवन है, नाउ एम आर प्लस एन आर ये गिवन है। मैं इसके साथ थोड़ा तिगड़म लगाता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, मैं इसको एम आर का रूट ओवर का होल स्क्वायर करता हूं प्लस एन आर का रूट ओवर का होल स्क्वायर करता हूं। कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? होल स्क्वायर और रूट ओवर हट जाएगा तो बचेगा वही एम आर और यहाँ पे वही एन आर। मैंने बस वही किया है, ठीक है। और उसके साथ प्लस 2 रूट ओवर ऑफ एम आर इंटू एन आर, एन इंटू स्मॉल आर का रूट ओवर, प्लस किया तो माइनस भी करूंगा, -2 रूट ओवर ऑफ एम आर इंटू रूट ओवर ऑफ एन आर। ये किया, ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। अब देखो इसको अगर मैं कंसिडरेशन में लूं इसको, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एम आर प्लस रूट ओवर ऑफ एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ओवर ऑफ एम आर इंटू रूट ओवर ऑफ एन आर, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो होल रूट ओवर ऑफ एम आर इंटू एन आर, ये बोल सकते हो। अब देखो ये वाला पार्ट, अच्छा ये प्लस नहीं ये माइनस होगा, ठीक है।
माइनस ये हुआ है ना, तो ये वाला कभी एज बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये कभी क्या नेगेटिव नहीं हो सकता, एज रूट ओवर ऑफ एम आर माइनस रूट ओवर ऑफ एन आर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इट कांट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो। तो अगर जीरो नहीं हो सकता, इसका वैल्यू कब, सॉरी कैन नॉट बी नेगेटिव, मैं जीरो बोल रहा हूं, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू इसका जीरो हो सकता है। मुझे मिनिमम वैल्यू ही तो चाहिए, मुझे क्या प्रूफ करना है, डिनोमिनेटर को मिनिमम प्रूफ करना है। तो इसको डिनोमिनेटर में मिनिमम करने के लिए क्या हो जाए, मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू इसका जीरो हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, रूट ओवर ऑफ एम आर माइनस रूट ओवर ऑफ एन आर इज इक्वल टू जीरो। तो दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा, एम आर इज इक्वल टू एन आर, ये होगा या नहीं होगा, कैसे हुआ, माइनस एन आर को उस तरफ ले लिया तो प्लस एन आर, रूट ओवर बोथ साइड गेट्स कैंसिल, तो कैंसिल हो गया। तो यहां से अगर मैं कैपिटल आर निकालूं कितना मिलेगा, एन आर बाय एम, ये मिलेगा। तो यहां से क्या पता चलता है, फॉर मैक्सिमम करंट लाने के लिए क्या कंडीशन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कहां था, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये वाला है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ बराबर होना चाहिए। समझ में आया या नहीं आया? तो इसको दो लाइनों में मैं लिख देता हूं, ये वाला हटा देता हूं। Therefore हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, Therefore for maximum current external resistance जो कि क्या है, कैपिटल आर should be equal to total internal resistance। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा एन आर बाय एम था। तो ये आपको कंडीशन मिल गया फॉर मैक्सिमम करंट का इन ए मिक्स्ड ग्रुपिंग। लास्ट क्लास हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखे थे, आज की क्लास में मिक्स्ड ग्रुपिंग का देखा, समझ में आया। ये मिक्स्ड ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बेसिस पे, तो इसका डेरिवेशन भी याद रखना कैसे हुआ, प्लस ये कंडीशन भी याद रखना, ठीक है। समझ में आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो, ग्रुपिंग के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो लिख लो। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज कनेक्टेड टू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 0.5 ओम, ठीक है, और अनदर सेल ऑफ द सेम ईएमएफ इज कनेक्टेड इन सीरीज बट द करंट इन द वायर रिमेन सेम, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड सेल। बड़ा ही आसान है, देखो पहले क्या बोला, केस 1 में सॉल्यूशन पे आता है, केस 1 पहले केस में क्या बोला कि सेल का ईएमएफ कितना है, ईएमएफ आपको गिवन है 1.1 वोल्ट, ठीक है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना गिवन है, आर उसका गिवन है 0.5 ओम, ठीक है, एंड इज कनेक्टेड टू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 0.5 ओम, मतलब आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया 0.5 ओम, ठीक है। अब केस 2 में क्या बोला गया, केस 2 में अनदर सेल ऑफ सेम ईएमएफ इज कनेक्टेड टू इन सीरीज, इसके साथ मतलब पहले जो केस था उसके साथ और एक सेल जोड़ा गया सीरीज में जिसका पोटेंशियल कितना है या ईएमएफ कितना है, वही 1.1 वोल्ट। तो इसमें सेकेंड केस में ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1.1 प्लस 1.1 होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है सीरीज में अगर कोई चीज जुड़ता है तो उसका
ईएमएफ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2.2 वोल्ट, ये हो गया। बट द करंट इन द वायर रिमेन सेम, मतलब यहां पे करंट सेम रहा, इधर जितना करंट था। तो पहले इधर निकालते हैं करंट कितना है, तो इधर करंट हमारा कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा 1.1 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज इक्वल टू 1.1 एम्पियर। होगा या नहीं होगा, 1.1 एम्पियर, ठीक है। अब यहां पे भी करंट हमारा कितना है, 1.1 एम्पियर। अब पूछा क्या है, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड सेल, मतलब इसमें जो सेल मैंने सीरीज में जोड़ा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, लेट उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 0.5 ओम गिवन है पहले से, और कैपिटल R कितना गिवन है, वही 0.5 ओम। तो यहां पे करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, ईएमएफ बाय R प्लस इन दोनों का R इक्विवेलेंट, ये हो जाना चाहिए E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। I हमारा कितना है 1.1, क्वेश्चन में बोल दिया है कि पहले वाले केस में जितना करंट होगा सेकंड केस में भी उतना ही करंट होगा। तो 1.1 इज इक्वल टू 2.2 डिवाइडेड बाय R कितना हो गया 0.5 प्लस R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R प्लस 0.5, ये होगा या नहीं होगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1.1 इज इक्वल टू 2.2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस R इज इक्वल टू 2.2 डिवाइडेड बाय 11, 1.1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, 11 से कटेगा तो 2, ये होगा। तो R विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 उस तरफ चला जाएगा तो सब्सट्रैक्ट, तो 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 ओम। तो जो सेकेंड सेल था, जो सेकेंड सेल मैंने इधर सीरीज में जोड़ा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 ओम। समझ में आया, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि two identical cells of EMF 1.5 volt each joined in parallel provide supply to an external circuit consisting of two resistances of 17 ohm each joined in parallel। चलो ठीक है, मतलब दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक ये और एक ये, और दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, और ये कितना है 17 ओम और ये भी 17 ओम, और इसको सप्लाई कर रहा है दो बैटरी, है ना, दो बैटरी, एक ये और एक मान लो ये, और ये दोनों भी पैरेलली कनेक्टेड है, ये दोनों बैटरी, है ना, और इसका वोल्टेज दोनों आइडेंटिकल ईएमएफ है, तो मतलब इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस R, और ये भी हो गया 1.5 वोल्ट और ये भी हो गया 1.5 वोल्ट। चलो, पैरेलल ए वेरी हाई वोल्ट रेजिस्टेंस वोल्टमीटर रीड्स द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल टू बी 1.4 वोल्ट। मतलब इधर से इधर इन दोनों के बीच इस टर्मिनल वोल्टेज जब यहां से नापा गया तो उसको कितना मिल रहा है 1.4 वोल्ट। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईच सेल। चलो निकालते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। ये तो सर्किट डायग्राम बन गया। अब गिवन क्या क्या है, गिवन ये है कि ईएमएफ आपका कितना है 1.5 वोल्ट, और टर्मिनल वोल्टेज आपको कितना गिवन है भी आपको गिवन है 1.4 वोल्ट, है ना। ईएमएफ आपको गिवन है 1.5 वोल्ट ईच, और टर्मिनल वोल्टेज 1.4 वोल्ट। अब तो पहले हम निकालते हैं R कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना 1/17 प्लस 1/17, तो दैट इम्प्लाइज कितना हो जाएगा
तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 17। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है 2, 1 + 1 2, और इधर 17 इंटू 17 कैंसिल हो गया, 17 8.5 हो, इतना होगा। तो आर इक्विवेलेंट इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 8.5 हो। चलो अब यहां पे ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड हैं पैरेलल में। तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेट इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट एक फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। लास्ट क्लास मतलब जब हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे, सेल और ईएमएफ के बारे में क्या पढ़ रहे थे, फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू EMF माइनस I इंटू आर। ये एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद है या नहीं है। तो यहां से अगर हम R निकालें तो R विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, EMF माइनस V बाय टोटल करंट, होगा या नहीं होगा, हाँ टोटल करंट। अब करंट तो हमें पता नहीं है, तो करंट अगर पता नहीं है तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाय R। तो मैं यहाँ पे V बाय R पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे V और बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक R एक्सटर्नल होगा। समझ में आया ये फॉर्मूला कहां से आया, इस फॉर्मूला से डिराइव किया, फिर I की जगह पे V बाय R पुट कर दिया हूं। हालांकि ये मैं जब पढ़ रहे थे वहां पे बताया भी था और बोला था ये फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन में यूज होता है। चलो तो कितना हो जाएगा, EMF कितना मिला है 1.5 माइनस टर्मिनल वोल्टेज कितना है 1.4 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो गया 8.5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 8.5 पॉइंट, यहां से डेसिमल हटा तो 1/14 इंटू यहां से पॉइंट हटा तो यहां पे नीचे आ गया 10। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको लगभग मिल जाएगा 0.6 ओम, ये मिलेगा। ठीक है, आर आपको स्मॉल आर आपको कितना मिल जाएगा 0.6 ओम। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या पता है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, और जब पैरेलल में कोई कनेक्टेड होता है तो सेल भी पैरेलल में जब कनेक्ट होते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होता है 1/R प्लस 1/R ये होता है। ये हमने जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है वहां पे पढ़ा हुआ है। तो दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा 1/0.6 इज इक्वल टू 2/R। तो दैट इंप्लाइज R इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.6। तो दैट विल बी इक्वल टू, यहां से पॉइंट हटा तो ये 10 आ गया 12, तो 1.2 ये हो जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो यहाँ पे पूछा है, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल कितना हो गया 1.2। समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस इज कनेक्टेड टू ए 16 वोल्ट बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एज शोन इन द फिगर। मतलब ये एक फिगर गिवन है और उसमें कुछ सीरीज और पैरेलल में कुछ रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, और इसमें पहला चीज हमें पूछा है कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। चलो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालते हैं। बेटे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहले ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में, तो 1/4 प्लस 1/4 दैट विल बी इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। तो ये दोनों को मिला के कितना हो गया 2 ओम। अब ये हो गया 1 ओम। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो 1/12 प्लस 1/6 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/12 विच इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो गया 4 ओम। तो R इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 + 4 + 1, क्योंकि ये तीनों फिर से सीरीज में है तो दैट इज इक्वल टू 7 ओम। ठीक है, तो पहला बिट तो आंसर निकल गया क्या 7 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया बिट का, यहां पे आंसर से लिख रहा हूं
बिट ए में आपको मिल गया, आर इक्विवेलेंट आपको मिल गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 7 ओम। चलो अब पूछा है ऑब्टेन करंट इन ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में करंट निकालने के लिए बोला है। चलो अब मैं मान के चलता हूं इस टोटल बैटरी के लिए इस पूरे सर्किट में आई करंट जा रहा है। कितना करंट जा रहा है? आई करंट जा रहा है। ठीक है, तो आई करंट अगर जा रहा है तो मेरा नेट करंट आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले वो निकालते हैं। बिट बी I इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट I इज इक्वल टू नेट EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब R इक्विवेलेंट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो स्मॉल r, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 16/7 + 1 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। तो टोटल सर्किट में करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर। तो इस वाले में 1 ओम रेजिस्टर में कितना करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा, रेड पेन में लिख देता हूं, इस रेजिस्टर में कितना करंट जाएगा, इस रेजिस्टर में कितना करंट जाएगा 1 एम्पियर करंट जाएगा। कैसे पता चला, क्योंकि आई करंट जा रहा है, I1 I2 में टूटा, फिर इधर आई ही गया, तो आई में हमारा कितना मिला 2 एम्पियर मिल गया। ठीक है, अब मुझे करंट निकालना है इन दोनों में। अब इन दोनों में, इसमें और इसमें, तो करंट कितना हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, और अगर पैरेलल में है हमें क्या पता है, पैरेलल में अगर होते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जितना होगा इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही होगा। तो VAB, ये VAB के लिए कितना हो जाएगा 4 × I1 इज इक्वल टू 4 × I2। ये हो जाना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है I1 इज इक्वल टू I2, ये होना चाहिए। तो I1 अगर I2 के बराबर है, अब याद देखो I करंट अगर अंदर जा रहा है, ये I1 + I2 कितना हो जा रहा है I के बराबर, बट I इज इक्वल टू कितना होगा I1 + I2, और I हमें कितना मिला है 2 एम्पियर, 2 इज इक्वल टू I1 + I2, और I1 I2 एज बिकॉज इक्वल है तो I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के अक्रॉस करंट कितना जाएगा 1 एम्पियर और 1 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस भी 1 एम्पियर करंट, इसके अक्रॉस भी 1 एम्पियर करंट। वैसे ही इसके अक्रॉस निकालेंगे, इसके अक्रॉस निकालने के लिए क्या हो जाएगा VCD के लिए, तो कितना हो जाएगा 12 × I3 शुड बी इक्वल टू 6 × I4, ये होना चाहिए। अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 6 को इस तरफ ले आए तो I4 इज इक्वल टू 2I3, ये होना चाहिए। I4 इज इक्वल टू 2I3, ये वाला बिट ए लिख चुके हो, इसको मिटा दूं तो कितना हो जाएगा I4 इज इक्वल टू 2I3। तो बट देखो I करंट इधर से जा रहा है और वही दो पार्ट में टूट रहा है, तो I इज इक्वल टू कितना होना चाहिए I3 + I4। अब I4 के जगह पे क्या डाल सकता हूं 2I3, तो I इज इक्वल टू I3 + 2I3 दैट इज इक्वल टू 3I3। तो और I इक्वल टू कितना है, I इक्वल टू कितना मिला है 2 एम्पियर, तो 2 इज इक्वल टू 3I3, तो दैट इंप्लाइज I3 इज इक्वल टू कितना हो गया 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर। तो I3 कितना हो गया, I3 आपका हो गया 2/3 एम्पियर, और I4 कितना हो जाएगा, I4 कितना है, I4 इज इक्वल टू 2I3, तो I4 2 × I3 कितना है 2/3, दैट इज इक्वल टू 4/3 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा I4 इक्वल टू, इसमें से करंट कितना जाएगा, इसमें से करंट 4/3 एम्पियर करंट जाएगा। तो जो क्वेश्चन था बिट बी में ऑब्टेन करंट इन ईच रेजिस्टर मिल गया, हर रेजिस्टर में कितना करंट आया, इसमें आया 4 एम्पियर, इसमें आया 1 एम्पियर, इसमें आया 1 एम्पियर, इसमें आया 2/3 एम्पियर, इसमें आया 4/3 एम्पियर। कैलकुलेशन आपके सामने है।
चलो उसके बाद बिट सी क्या पूछा है, फाइंड वी ए बी वी बी सी वी सी डी, ये निकालना है। इतना लिख चुके हो, मिटा दो, वी ए बी निकालना है। तो अब आते हैं बिट सी में। बिट सी में पहले मुझे क्या निकालना है, वी ए बी। तो वी ए बी कितना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा 4, इसके अक्रॉस जितना होगा इसके अक्रॉस भी उतना ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। 4 इंटू आई वन दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी कितना हो गया, वी ए बी 4 वोल्ट। उसके बाद क्या निकालना है, वी बी सी कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस 1 इंटू आई दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो वी बी सी हमें कितना मिल गया, 1 वोल्ट। वैसे वी सी डी निकालना है, वी सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 इंटू आई 3 करो या फिर 6 इंटू आई 4 करो, आंसर सेम आना है। तो मैं क्या करता हूं, 12 इंटू आई 3 कर देता हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू 12 इंटू आई 3 कितना हो गया, 2/3। तो ये गेट्स कैंसिल, 4 2 8 वोल्ट। तो वी सी डी आपको कितना मिला, 8 वोल्ट मिल गया। तो जो हमें निकालना था वी ए बी वी बी सी वी सी डी यहां पे मिल गया। समझ में आया। इधर आपका खत्म होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे जब सेल करंट पास करता है। आपने देखा होगा फोन को जब हम चार्ज करते हैं, चार्ज पे लगाते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, वो गर्म हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट। तो नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, ठीक है। होप आप लोगों को मिक्स ग्रुपिंग समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे दिक्कत लगा, मतलब कहीं पे गलत हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, आपका फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मैं आपका कमेंट का जबरदस्त वेट करता हूं और उसे रिप्लाई भी मैं करूंगा। तो आपका फीडबैक देना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके पढ़ाई के लिए रेगुलर अपडेट्स या रेगुलर वीडियोस अपने चैनल पर डालता रहता हूं। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।